गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास ज्योग्राफी का 4th टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन। रूरल अर्बन कंपोजिशन मतलब ग्रामीण नगरीय संगठन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंट होता है। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये कंपोजिशन कुछ डिफरेंट होता है। क्या होता है कि रूरल एरिया जो होता है, रूरल एरिया में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटियाँ ज़्यादा होती हैं। मतलब वो किससे रिलेटेड रखता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। रूरल और अर्बन की बात करेंगे तो रूरल में किसका काम होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और अर्बन में नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है, जैसे इंडस्ट्रीज एरियाज हैं या सर्विसेज ज़्यादा हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ये क्या है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। अर्बन और रूरल और अर्बन में डिफरेंट पता चला क्या होता है कि रूरल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटियाँ ज़्यादा होती हैं और अर्बन में नॉन प्राइमरी एक्टिविटियाँ ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं लोगों को, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन होता है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ की बजाय। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि यूएसए है, ये किसका एग्जांपल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तो इसमें क्या है, जैसे कि इस एरिया में जो होगा वो फीमेल्स और मेल्स के अंदर मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ। देखो, ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग। इसमें क्या होगा, अपन इसको देखते हैं रूरल और ये अर्बन। तो रूरल में क्या है कि मेल ज़्यादा हैं डेवलप कंट्रीज में और फीमेल से, और इसमें अर्बन में क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़ीमेल ज़्यादा होंगी मेल से। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होगा कि अर्बन में और रूरल और अर्बन दोनों की बात करेंगे तो रूरल में डेवलपिंग कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल के लिए इसका मैंने आपको बताया है यूएसए, और इसका मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ इंडिया का, ठीक है। तो देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होगा, रूरल में मेल ज़्यादा काम करते हैं फीमेल से, और अर्बन में क्या होगा, मतलब शहरी इलाकों में क्या होगा, फीमेल ज़्यादा काम करती हैं मेल से। यहाँ और यहाँ कारण है इसके पीछे, सबसे मेन कारण क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े खेत होते हैं, और उन बड़े बड़े खेतों में क्या होता है कि महिलाओं से काम नहीं होता, क्योंकि सारा काम मशीनों से करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है, मशीनों से करवाया जाता है। इसलिए ये काम कौन करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है। इसलिए रूरल में क्या है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मेल ज़्यादा कार्य करते हैं। और अर्बन की अगर बात करेंगे, मतलब शहरी इलाकों की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे जो फीमेल्स होंगी वो ज़्यादा कार्य करती हैं, क्योंकि फीमेल्स को जल्दी से जॉब मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी जॉब करती हैं, ये कारण है। और डेवलपिंग की कंट्रीज़ की बात करते हैं अपन, क्या है कि यहाँ पे फीमेल ज़्यादा काम करती हैं मेल से, और अर्बन में क्या होगा कि मेल ज़्यादा कार्य करते हैं फीमेल से, ठीक है। फीमेल ज़्यादा काम करेंगे डेवलपिंग मतलब कंट्रीज़ के अंदर, रूरल में फीमेल और अर्बन में मेल। देखो, दूसरा कारण यहाँ पे क्या है कि अगर अपन डेवलपिंग एरिया की जो बात करेंगे तो क्या है कि रूरल में फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इंडिया में खेतों का ज़्यादा काम कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं, मतलब फ़ीमेल करती हैं। और जो मेल होते हैं वो बाहर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, माइग्रेट
कर जाते हैं। और अर्बन में फिर किसकी ज़्यादा कंपोजिशन होगी, मेल की, क्योंकि मेल वहाँ जाकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो समझ में आया होगा आपको कि अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको मेरी तरफ से बताया। अब देखते हैं अपन बुक में क्या कह रहा है, देख लो एक बार इधर। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो है ग्रामीण और दूसरा कौन सा है, नगरीय, मतलब रूरल और अर्बन। ये विभाजन इसलिए किया जाता है कि गांव और शहर में न केवल जीवन यापन करने का ढंग अलग होता है, बल्कि उनके सामाजिक दशाओं में भी क्या होता है, फर्क होता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयुलिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सारी चीज़ों का डिफरेंस पाया जाता है। क्या व्यावसायिक संरचना भी वहाँ के, क्यों मैंने आपको बताया कि अर्बन जो एरिया है उसमें नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और रूरल में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटियाँ होती हैं। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं। गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए क्या करती है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस करती हैं। जैसे कि क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटियाँ करती हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन कार्य करना, काठ कर्तन करना, मत्स्य पालन, जो भी है, वनों में संग्रहण। ठीक है, इस प्रकार। और दूसरी बात ये होती है कि ये लोग कुटीर उद्योगों पर ही डिपेंड होते हैं। गांव के लोग सरल, धर्मनिष्ठ व सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। संयुक्त परिवार व आपसी सुख दुख में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। और नगरीय जनसंख्या की ये अपने मतलब ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं थी। डिफरेंट पता चला आपको कि ग्रामीण और नगर में क्या अंतर होता है। ठीक है, दूसरा है कि गांव की जो विशेषताएं वह क्या करते हैं कि गांव के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, संग्रहण करना, वनों को काटना, इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गांव के जो लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक सरल लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, सामुदायिक भावना जो होती है वो उनमें ओतप्रोत होते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं और अपने सुख दुख की जो भागीदारी होती है वो आपस में बांटते हैं। ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या की विशेषताएं देखो। नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। अपने आजीविका के लिए नगरीय लोग द्वितीय मतलब इसमें मैंने आपको बताया था नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे क्रियाकलाप में कार्य करते हैं। मतलब इसमें कृषि से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है। जैसे विनिर्माण उद्योग है, परिवहन है, व्यापार सेवाओं तथा उच्चतर बौद्धिक परामर्श, प्रबंधन व सुपर स्पेशलिस्ट कार्यों इत्यादि के ऊपर निर्भर करते हैं। नगरों के लोग जो होते हैं एक विशिष्ट जीवन पद्धति द्वारा अनुकूलित होते हैं तथा यहाँ जीवन की जो तीव्र गति है वो और संबंध औपचारिक होते हैं, मतलब अनौपचारिक नहीं होते हैं। सामाजिक दूरियां होती हैं, सामाजिक विषमता पाई जाती है और आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज, सामुदायिक भावना की कमी नगरीय संस्कृति के लक्षण है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन क्या है, तो देखो, विकसित और विकासशील मतलब डेवलप और डेवलपिंग देशों में क्या होता है कि गांवों और शहरों का लिंग संगठन एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि डेवलप्ड जो कंट्रीज जो होती हैं उनमें फीमेल से ज़्यादा रूरल में अर्बन में काम करती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रूरल में फीमेल से ज़्यादा कार्य करती हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इस फिक में दिखा भी रखा है। ठीक है, तो कि फिनलैंड, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई अल्प विकसित देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि रूरल में
फीमेल ज़्यादा काम रूरल में मेल से ज़्यादा कार्य करते हैं और अर्बन में फीमेल से ज़्यादा कार्य करती हैं। नेपाल, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और भारत जैसे अल्प विकसित और विकासशील देशों में की स्थिति विकसित देशों से डिफरेंट है। यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाएं स्त्रियों के शिक्षित होने, जागरूक एवं सशक्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं का नगरों की ओर प्रवास अधिक हुआ है। वह स्त्रियां क्या करती हैं कि कार्य के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समाज वर्चस्व रखती हैं। अब अपन अगली वीडियो में बात करते हैं लिटरेसी की, साक्षरता दर की। साक्षरता क्या होती है? सबसे पहले ये देखो, साक्षर वह व्यक्ति है जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु रखा हो और जो किसी भाषा में साधारण संदेश को पढ़ सके, लिख सके और उसको समझ सके। अब भारत जैसे देश की बात करते हैं अपन, तो वहाँ पे क्या है कि 7 वर्ष से अधिक का जो बच्चा है और 74 साल से कम का जो इंसान है वो आराम से पढ़ लिख सकता है, अपनी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस पर 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से अधिक आयु वाला जो व्यक्ति किसी भी भाषा को लिख सकता है, समझ सकता है या पढ़ सकता है, और जिसमें समझ के साथ क्या होता है कि अंक अर्थमेटिक जो लॉजिक होता है उसको समझने की योग्यता रखता है, वो क्या कहलाता है? भारत के अंदर साक्षर व्यक्ति कहलाता है। साक्षर होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की हो या कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साक्षर व्यक्ति वो कहलाता है जो किसी भी भाषा को लिख पढ़ सकता है और अर्थमेटिक लॉजिक को समझ सकता हो। साक्षरता दर कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य भारत में कौन सा है? केरल। इसे ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसा होती है साक्षरता दर, साक्षर जनसंख्या अपॉन में क्या करेंगे? कुल जनसंख्या डिवाइड मल्टीपल किससे कर देंगे? 100 से, मतलब 100 से। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसकी आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता जनसंख्या के उस सामाजिक पक्ष को सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता जनसंख्या के उस सामाजिक पक्ष को प्रतिबिंबित करती है जिससे हमें जनसंख्या की गुणवत्ता का बोध होता है। शिक्षा के बिना मानव संसाधन का विकास नहीं किया जा सकता है। निरक्षरता और पिछड़ापन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये देखो, इसके अनेक प्रकार हैं। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारक जो हैं वो साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। साक्षरता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ से है कि शिक्षा की लागत जो है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की शिक्षा में लागत ज़्यादा आती है। आर्थिक रूप से विकसित देशों में साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर अलग विकसित देशों की तुलना में ऊंचा होता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण भी होता है और उसका प्रभाव भी होता है। दूसरा कारण है कि नगरों में साक्षरता अधिक व गाँव में कम पाई जाती है। साक्षरता जो दर है वह नगरों में ज़्यादा और गाँव में कम पाई जाती हैं। जिन समाजों में स्त्री को समानता के अधिकार दिए गए हैं वहाँ स्त्री साक्षरता की दर की भी ऊंची होती है, जबकि जो समाज स्त्री की उपेक्षा करते हैं वहाँ स्त्रियों की साक्षरता दर जो होती है वो न्यून पाई जाती है। नगरों की अपेक्षा गाँव में स्त्रियों की साक्षरता कम होती है। साक्षरता दर को धार्मिक मान्यताएं भी प्रभावित करती हैं। जैसे क्या है कि ईसाई धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षा को बराबर महत्व दिया जाता है, जबकि मुस्लिम समाज में स्त्रियों की साक्षरता क्या है? बहुत ही कम है। इसलिए ये मतलब साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक है। 3 कारक है। कौन कौन से? आर्थिक, मतलब शिक्षा के जो खर्चा आता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा सामाजिक कारण भी है कि स्त्रियों को क्या है कि समानता के अधिकार प्राप्त
नहीं है। जिन समाजों में स्त्री को समानता का अधिकार प्राप्त है उन समाजों में स्त्री की साक्षरता दर भी ऊंची पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे केरल है भारत में। और धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो भी, ईसाई धर्म में क्या है कि स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा को बराबर का महत्व दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या है कि स्त्रियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। अब अगले टॉपिक में बात करेंगे व्यावसायिक संरचना। इसके बारे में कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स।